ठीक है, आज हम बात करते हैं फ्रिक्शन की। कल मैंने एक वीडियो लेक्चर भेजा था, उसमें आपको समझा दिया था। आज मैं फर्दर इसी को एक बार थोड़ा बता देती हूँ, फिर आगे इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ अपोजिंग द रिलेटिव मोशन। ठीक है, जैसे ये अप्लाइड फोर्स लग रहा है तो ये बॉडी क्या होता है, यहाँ पे ऐसे इरेगुलरिटी होती है सरफेसेस के बीच में। ठीक है, इरेगुलरिटी दांत से निकले हुए होते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगे, जैसे ये आगे बढ़ना चाहेगा ये नीचे वाला इसको रोकेगा और अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, इसे बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। बेसिकली मैंने आपको कल दो फ्रिक्शन फोर्स की बताई थी। फ्रिक्शनल फोर्स आर ऑफ टू टाइप की बात करी थी मैंने, स्टैटिक और काइनेटिक। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू एन। फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। कैसे? मैंने बताया था आप लोगों को, जैसे लाइक दैट ये एक कॉपी है। ठीक है, इसके ऊपर ये मार्कर रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अगर जितना मैं इस पे, अब मैं इसके ऊपर कुछ प्रेशर नहीं लग रहा, जैसे फोर्स लगाऊंगी तो ये ऐसे जाएगा आपके पास। ठीक है, लेकिन जितना मैं इसके ऊपर फोर्स बढ़ा दूंगी ऊपर, तो उसको आगे जाने में उतना ही पीछे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। तो जो आपके पास क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। फ्रिक्शनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते थे, कोफिशिएंट लेते हैं म्यू। म्यू क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये सरफेस पे डिपेंड करता है, हर सरफेस का अलग अलग होता है। स्मूथ सरफेस के लिए अलग अलग होता है आपके पास। तो फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द सरफेस। ठीक है, मटेरियल ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस, कि किस तरीके का सरफेस है उस टाइप पे आपका फ्रिक्शन क्या करता है, आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपके पास एफ के क्या हो जाएगा, म्यू के इंटू एन। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो एक वेरिएबल फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल फ्रिक्शन होता है और एडजस्टेबल, सेल्फ एडजस्टेबल फ्रिक्शन होता है आपके पास। इसकी जो वैल्यू है 0 टू म्यू एस तक आपकी वेरी करती है, एफ एस तक। ठीक है, जैसे आपके पास मैं कह दूं 0 लेस देन इक्वल टू एफ एस लेस देन इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो आपके पास जो वैल्यू है 0 से ज्यादा होती है और इक्वल टू होती है किसके, म्यू एस इंटू एन के। ठीक है, तो ये एफ, अगर यहाँ पे हम बात करें एफ लिमिटिंग की, एफ लिमिटिंग क्या होता है, यहाँ पे ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ऐसे नहीं कहेंगे कभी भी, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन एक वेरिएबल फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वेरिएबल फ्रिक्शन होता है आपके पास, इसलिए ये जो हम लिखते हैं इसमें एफ एल लिखते हैं, एफ एल इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। तो एफ एल क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एफ एल क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब कि ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है आपके पास। जैसे मैंने एक एग्जांपल से बताया था कि एक ब्लॉक है आपके पास, ये मान लिया 4 किलोग्राम का ब्लॉक है, ये आगे आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। ठीक है, म्यू जो है आपके पास फ्रिक्शनल कोफिशिएंट वो कितना है आपके पास, 0.8 है आपके पास। तो आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स, एफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स निकालेंगे तो म्यू इंटू एन। तो म्यू की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे आपके 0.8 इंटू 20, तो ये बन गया आपके पास 8 बाई, इसको मैं 10 ले लेती हूँ। ठीक है, इंटू 10, तो ये बन जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा ले लो, ये मान ले मैंने 0.16 ले लिया। ठीक है, 0.9 ले लूं, ये मैं एक एग्जांपल बनाना चाह रही हूँ, जो तुम्हें समझाना चाह रही हूँ मैं। म्यू की वैल्यू 0.9 इंटू 10, तो ये आया 9/10 इंटू 10। ठीक है, अगर मैं इसको 30 ले लूँ तो ये बनेगा, कम ही आ रहा ना इससे। ओके, एक मिनट। एन की वैल्यू भी तो पुट करोगे ना अभी यहाँ पे। म्यू की वैल्यू, ये एन कितना होगा, नॉर्मल रिएक्शन, एन कितना हो जाएगा 4g के बराबर। एन किसके बराबर होगा आपका, 4g। तो म्यू इंटू 40। ठीक है, म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.9 इंटू 40। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 36। तो देखो इधर कितना फोर्स लग रहा है आपके पास, यहाँ पे ये 30 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा है, 30 न्यूटन, और इधर लग रहा है 36। तो ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि फ्रिक्शन के कारण तुम आगे खींच रहे हो ब्लॉक को और फ्रिक्शन के कारण ब्लॉक पीछे चला जाए। दैट इज नॉट पॉसिबल ना, कि आपके पास आप किसी बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हो, आगे की साइड में खींच रहे हो उसको, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे जाता था तो फ्रिक्शन के कारण आगे मूव कर गया। दैट इज नॉट पॉसिबल ना ऐसा। तो अब क्या कहते हैं, इस बात को ध्यान से सुनो कि आपके पास ये जो वैल्यू है, ये अप्लाइड वैल्यू, अप्लाइड फोर्स है, तो यहाँ पे ये एफ लिमिटिंग है। मतलब कि सरफेस पे ये जो इरेगुलरिटीज बनी हुई थी, इस सरफेस पे जो फोर्स लगा मैक्सिमम
फ्रिक्शनल फोर्स, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स, वो कितना 36 न्यूटन। अब वो पूछता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, आपसे क्या पूछता है, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ से एक बात सीधी सीधी समझ आ रही, बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी रेस्ट में है, क्योंकि ये अप्लाइड फोर्स कम है और फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। तो देखो जब बॉडी रेस्ट में होगी तो ये F अप्लाइड और ये F फ्रिक्शनल फोर्स, एक्सेलरेशन क्या है 0, तो F माइनस Fs बराबर 0, तो F बराबर किसके हो गए आपके पास, अप्लाइड फोर्स F बराबर हो गया Fs के। तो उस सिचुएशन में जब फ्रिक्शनल लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा अप्लाइड फोर्स से, तब उस सिचुएशन में ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है ये एडजस्टेबल भी है, ये अपने आप को एडजस्ट करेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी बताओगे, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी बताओगे आप यहाँ पे, Fs, F अप्लाइड के बराबर, कितनी बताओगे आप लोग, F अप्लाइड। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी उस सिचुएशन में, अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगी। तब आप अगर आपसे पूछे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू तो कितनी 36 न्यूटन, अगर आपसे पूछे 30 आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू तो वो कितनी है आपके पास 30 न्यूटन, कितनी है वो वैल्यू आपके पास 30 न्यूटन है। क्लियर, बताइए एक सेकंड के लिए मुझे कि ये कंसेप्ट अब हम बात करते हैं इसमें आगे, देखो नेक्स्ट, ये मैंने एक बार कल का ही आपको रिवाइज करवाया है, कल जो एक बार बताया था वो मैंने रिवाइज करवा दिया आपको एक बार, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें विच इज इजियर, पुश और पुल। जैसे लॉन रोलर होते हैं ना, आप लॉन जो घास काटते हैं ना लॉन के अंदर, ठीक है, तो जो लॉन रोलर होता है उसको पुश करना इजी होता है या पुल करना इजी होता है, वाई विच इज इजियर, पुश और पुल। कंसेप्ट है आपका विच इज इजियर, विच इज इजियर, पुश और पुल। यहां से एक बार आईआईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ से विच इज इजियर, पुश और पुल, पुश इजी है या पुल इजी है आपके पास। तो बात करते हैं, देखिए अगर मैं ये बात करूं, मान लीजिए ब्लॉक है आपके पास, आप इसको किसी फोर्स F से क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो, इसका मास M है, ठीक है, इसका मास मान लिया मैंने M1 मान लो, M मान लो, ठीक है, तो पुल कर रहे हो आप इसको किसी फोर्स से। तो पहला केस बात कर रही हूँ मैं पुल का, आप क्या कर रहे हो, इसको पुल कर रहे हो, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होगा आपके पास, यहाँ से ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, और वेट के कारण फोर्स क्या लग जाएगा आपका mg, वेट के कारण फोर्स क्या लग जाएगा mg, ठीक है। तो यहां से आपके पास ये एंगल थीटा बनेगा सरफेस के साथ, तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे f के, एक कंपोनेंट क्या बनेगा यहाँ से ये f cos थीटा कंपोनेंट, एक कंपोनेंट बन जाएगा f sin थीटा कंपोनेंट। तो देखिए यहाँ से, तो ये क्या बन रहा है यहाँ से, इसको देखो, इसको अगर मैं एफबीडी को अलग से निकालूं तो ये आपके पास पॉइंट मास है, एक लग रहा है इसमें नॉर्मल रिएक्शन इधर, एक लग रहा है F sin थीटा, और इधर क्या लग रहा है आपका mg, इधर क्या लग रहा है आपका mg, और इधर क्या लग रहा है आपका F cos थीटा कंपोनेंट फोर्स। तो देखो आपको फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन। देख लेंगे किसके लिए फ्रिक्शन की वैल्यू ज्यादा आती है या कम आती है। तो n निकालिए यहाँ से, तो यहाँ से देखो ऊपर वाले वर्टिकल मोशन से n प्लस F sin थीटा बराबर हो जाएगा mg के, n प्लस F sin थीटा बराबर mg, ये बात समझ आ गई, एपीडी में पीछे समझा रखी है। तो n बराबर क्या हो गया, mg माइनस F sin थीटा, F sin थीटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या है यहाँ से, म्यू, n की वैल्यू यहाँ रख दो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, यूजिंग 2 in 1, ऐसे लिख लो, यूजिंग 2 in 1, यूजिंग 2 in 1। तो क्या मिलेगा बच्चे, mg माइनस F sin थीटा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आई पुल के अंदर, ये किस में आ रही है, जब आप उसको पुल कर रहे हो, बॉडी को क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो, ठीक है। एक बार नोट करिए जल्दी सी, जल्दी नोट कर लो, 1 2 3 जल्दी नोट करिए। If any problem you ask. If any doubt you can ask. No ma'am.
चलिए जल्दी नोट कर लिया, आगे बढ़े। ये आपके पास मैं इधर लिख देती हूँ कि पुल के केस में क्या आया आपके पास, फोर्स पुल आया आपके पास। पुल के केस में फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है म्यू mg माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पुश की। ठीक है, ये नोट हो गया। अब हम बात करते हैं पुश की, कि हम उसको पुश कर रहे हैं। अब की बार मैं उसको पुश कर रही हूं, क्या कर रही हूं, पुश। तो जब पुश करेंगे तो ये एक ब्लॉक है, आप इस तरीके से इसको पुश कर रहे हो, इधर फोर्स लगा रहे हो, इधर फोर्स लगाएंगे। जब आप पुश करेंगे तो बोलो, जब आप किसी चीज को पुश करेंगे तो ऐसे फोर्स लगाएंगे ना, ऐसे। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए इसको पैरेलली आगे शिफ्ट कर लो। ठीक है, ये मान लिया m मास है, तो वेट के कारण इधर फोर्स क्या लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो ये F फोर्स आया, इसके यहाँ पे दो कंपोनेंट बन जाएंगे। ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, F कोस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, F साइन थीटा। ठीक है, इसको मैं अलग से निकालू, पॉइंट मास कंसीडर कर लो थोड़ी देर के लिए। इसमें फोर्स क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है mg, एक फोर्स लग रहा है F साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F कोस थीटा। तो देखिए, अब वही फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स क्या आया, म्यू इंटू एन होता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो आपके पास n कितना आएगा, देखो यहाँ से n बराबर किसके होगा इस केस में, mg प्लस F साइन थीटा। बोलो यहाँ पे ऐसे ही होगा, अरे या ऐसे लिख दो, n माइनस mg माइनस F साइन थीटा। एक्सेलरेशन कुछ हो नहीं रहा, बराबर 0 वर्टिकल मोशन में। तो ये क्या आएगा, n बराबर mg F साइन थीटा। तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू यहाँ से क्या आई बेटा, म्यू n की वैल्यू mg प्लस F साइन थीटा। क्या आ गई, mg प्लस में F साइन थीटा। क्लियर हुआ इतना। तो देखो, जब आप पुश कर रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या आई, mg प्लस F साइन थीटा। और जब आप पुल कर रहे थे, पुल के केस में नीचे लिख दूं, लिख दूं, पुल के केस में क्या आया, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू mg माइनस F साइन थीटा। देखो यहाँ पे कुछ घट रहा है कंपोनेंट में से, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स किसका है, पुल का, और ये किसका है, पुश का। ठीक है, तो ये पुल के केस की बात कर रहा है, किसके केस की बात कर रहा है यहाँ पे, ये पुल। तो कौन सा इजी है, पुल करना या पुश, पुल करना इजी है, क्योंकि पुल में फ्रिक्शन क्या लग रहा है, कम, और आपके पास पुश में फ्रिक्शन क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो पुल इज इजियर, पुल इजियर, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, देन पुशिंग। पुल करना क्या है, इजी है एज कंपेयर टू द पुश करना। ठीक है, पुश से आपका पुल करना क्या है, यहाँ पे इजी है। बोलो बात समझ आई इतनी या नहीं आई सभी को, बोलिए बेटा, क्लियर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, जल्दी से आगे डिस्कस करते हैं फिर। हो गया, नोट हो गया। आगे देखो, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। इसका बड़ा यूज आता है आपके पास इन क्वेश्चंस में। तो आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सबसे पहले बात करते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। जब वैसे देखो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता एंगल ऑफ फ्रिक्शन से, लेकिन जब हम कुछ प्रॉब्लम्स, डिफिकल्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो वहां पे इसका यूज जरूर होता है। बाकी बोर्ड एग्जाम्स में डायरेक्ट भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, देखो ये ब्लॉक है, ये सरफेस पे रखा हुआ है आपके पास,
ठीक है। इसके ऊपर दो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहे हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन और इस डायरेक्शन में लग रहा है इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स। इस डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या लग रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स। अगर एफ अप्लाइड इधर होगा तो मोशन इधर होगा, मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन अपोजिट टू द, आपके पास किधर होगा फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन। एफ अप्लाइड से अपोजिट याद मत रखना, एफ अप्लाइड से अपोजिट याद मत रखना, क्या याद रखोगे, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द मोशन, रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शनल फोर्स रिलेटिव मोशन से अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, ठीक है। तो आपके पास ये एक बॉडी है जिसका मास m है, ठीक है। तो इसके ऊपर दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं सरफेस पे जब वो रखी हुई है। जैसे ये एक कॉपी है, इसके ऊपर ये एक मार्कर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर दो टाइप के फोर्स लग रहे हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक आपका फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जब भी तो ये इसके ऊपर रखी हुई है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये अपने आप खिसक के चली जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से आपके पास एक इन दोनों के, तो फ्रिक्शन और इसके बीच में एक रिजल्टेंट फोर्स लगा कोई, ये क्या लगा आपका, एक रिजल्टेंट फोर्स। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, द एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट फोर्स is called एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट फोर्स के बीच में एक एंगल बना, इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये एक रेक्टेंगल से बन गई एक तरीके से यहाँ से, ठीक है। इसको पैरेलली ये कह सकते हैं, इसको वेक्टर को आपने पैरेलली शिफ्ट कर लिया यहाँ पे और इधर से एक रेक्टेंगल टाइप में बन गई, ठीक है। तो यहाँ से देखो वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा, mg लग जाएगा, यहाँ से वेट के कारण फोर्स क्या लगेगा यहाँ पे, mg। तो नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ से बना n बराबर किसके हो गया आपके पास, mg के। n की वैल्यू यहाँ से किसके बराबर हो जाएगी, mg के आपके पास, ठीक है। तो देखो यहाँ से इसके r जो है, ये जो वैल्यू है ये फ्रिक्शन के बराबर होगी, किसके बराबर हो जाएगी, F फ्रिक्शनल फोर्स के, ठीक है। तो यहाँ से देखो मैं अगर ये बात करूँ तो F की वैल्यू जो है, यहाँ से मैं कहूँ tan थीटा, अगर मैं डायरेक्ट कहूँ तो tan थीटा क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ से F बाई n, ये n है नॉर्मल रिएक्शन इधर, तो F बाई n क्या बन गया, ये F बाई n। तो tan थीटा की वैल्यू क्या बन गई, F बाई n नॉर्मल रिएक्शन। F बाई n क्या होता है, देखो F क्या होता है, म्यू इंटू n, F क्या होता है आपका, म्यू इंटू n। तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, F बाई n, म्यू की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, F बाई n। तो ये किसके बराबर आ गया, tan थीटा के। तो tan थीटा किसके बराबर है, म्यू के। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स म्यू के। थीटा किसके बराबर हो जाएगा यहाँ से आपका, tan इनवर्स म्यू के, ठीक है। एक बार नोट करिए कि इस तरीके से आप थीटा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस थीटा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये थीटा क्या कहलाएगा आपका, एंगल ऑफ फ्रिक्शन कराएगा। एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए, क्लियर हो गया, कुछ नहीं था, आपको ये एंगल निकालना था। एक बार फिर से बता देती हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट में mg लगेगा यहाँ पे, तो आपको सिर्फ यहाँ थीटा की बात करनी थी, ठीक है। व्हेन बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, जैसे बॉडी जस्ट अबाउट मूव करने से जस्ट पहले जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ठीक है, इसको आप μs भी कह सकते हो, आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो आपके पास tan थीटा क्या बन जाएगा, F बाई n, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे पुट कर लो, चाहिए आप लोग F की वैल्यू क्या होती है, म्यू n। तो म्यू n से n क्या होगा, कैंसिल, या मैंने सीधा यहाँ से ऐसे निकाल दिया, आपकी मर्जी है। तो tan थीटा किसके बराबर आ गया, म्यू के, ठीक है। तो थीटा किसके आ जाएगा, बराबर आ जाएगा tan इनवर्स म्यू के, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि जब बॉडी सरफेस पे रखी रहती है तो उसमें दो टाइप के कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहे हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शनल फोर्स। तो इन दोनों के रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को क्या नाम दिया गया है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट एक यहीं पे पूछा जाता है आपका एंगल ऑफ रिपोज। फिर देखो इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे।
हैं इसमें एंगल ऑफ रिपोज की, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? देखो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और इंक्लाइंड के बीच में, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, इंक्लाइंड पे कोई मास एम बॉडी रखी हुई है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और इंक्लाइंड के बीच में जो एंगल थीटा बनता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, द एंगल मेड, द एंगल मेड बिटवीन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, angle made between horizontal surface and inclined plane, inclined plane is called angle of repose, is called angle of repose। उसे क्या कहते हैं आप? एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन इंक्लाइंड के साथ जो एंगल बनाती है उसे क्या बोलते हैं आप लोग? आपके पास क्या कहते हैं उस सिचुएशन को? एंगल ऑफ रिपोज। क्या कहते हैं उसको? एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अब देखिए, अब यहाँ पे ये मैंने आप लोगों को कई बार समझाया हुआ है, वैल्यू इसकी भी वही आएगी। निकालेंगे कैसे? ये इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, ये चीज सरफेस पे तो नॉर्मल सीधा दिखता है, जैसे इंक्लाइंड पे आया तो इधर क्या लगेगा आपका? mg, mg इधर आएगा, ये इसके साथ ये नॉर्मल सीधा है, तो ये यहाँ से एंगल क्या बनाएगा? थीटा, ठीक है। तो ये बना कंपोनेंट mg cos थीटा। इसको अच्छे से याद रख लो, मैं अब डायरेक्ट लगाऊंगी क्वेश्चंस में इसको। तो इधर क्या लगता है? mg cos थीटा, और इधर क्या लगेगा? ये mg sin थीटा। इधर क्या लगेगा? ये mg sin थीटा लगेगा आपके पास। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियस सी बात है, इससे अपोजिट लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स इससे क्या लगेगा? ये आपके पास फोर्स इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इससे क्या लगेगा? इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी इधर मूव कर रही है, तो इससे क्या लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब सीधा सीधा क्वेश्चन देखिए, तो क्या बना यहाँ से? नॉर्मल रिएक्शन n बराबर क्या हो गया? mg cos थीटा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन n बराबर mg cos थीटा। इसको ध्यान से याद कर लो, क्योंकि जब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें डायरेक्ट लगा दूंगा इस पॉइंट्स को, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स F बराबर हो गया mg sin थीटा के, और F किसके बराबर होता है? म्यू इंटू एन के। तो म्यू इंटू एन बराबर mg sin थीटा। इन दोनों को डिवाइड कर दो, इसको 1 मान लो, इसको 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 क्या बन जाएगा आपके पास? म्यू एन बाई एन बराबर mg sin थीटा डिवाइड बाई mg cos थीटा। mg से mg मर गया, तो क्या बना? tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो ये आ गया। तो बाकी कंसेप्ट अलग है, वैल्यू दोनों की यही आती है। ठीक है, tan थीटा किसके बराबर हो गया? म्यू के। तो थीटा किसके बराबर हो गया? tan इनवर्स म्यू के। थीटा किसके बराबर हो गया? tan इनवर्स म्यू के बराबर हो गया यहाँ से, ठीक है। कंसेप्ट क्या है कि आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है आपका नॉर्मल और रिजल्टेंट फोर्स के बीच में बनता है, ये होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और आपके पास ये एंगल किसके बीच में बनता है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये आपके इंक्लाइंड प्लेन के बीच में जो एंगल थीटा बनता है उसे क्या बोलते हैं आप लोग? एंगल ऑफ रिपोज। उसे क्या कहते हैं आप? एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। बस इस बात को ध्यान रखना, जल्दी से नोट करिए, फिर आगे न्यूमेरिकल्स में बढ़ते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क स्टूडेंट, इफ हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। क्लियर? जल्दी नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपका? क्वेश्चन आपके पास assuming the block of mass m2 to be moving downward, ठीक है। m2 किधर जा रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। एंड m1 to be moving upward, m1 किधर जा रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में। ऑन द गिवन इंक्लाइंड प्लेन, ये आपके पास एक एंगल अल्फा दे रखा है और ये एंगल आपको बीटा दे रखा है ऑन द गिवन इंक्लाइंड प्लेन्स, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या लग रहा है? म्यू। यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या लग रहा है आपका? म्यू लग रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स,
इन दो ब्लॉक्स का क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन, आपने इतने क्वेश्चन करे हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है। अभी देखो इंक्लाइंड प्लेन पे हो, इंक्लाइंड प्लेन पे देखो अभी समझाया था, एक बार फिर से बता देती हूँ कि जब आप इंक्लाइंड प्लेन पे होते हो तो ये ब्लॉक एम है, तो मैंने बार बार समझाया, इधर क्या लगेगा mg, इधर कंपोनेंट mg cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट क्या लगता है mg sin थीटा, और इधर क्या लगता है नॉर्मल, तो नॉर्मल बराबर हो जाता है mg cos थीटा के। ये बात क्लियर है सबको, ये कई बार बता चुकी, तो वही इंक्लाइंड प्लेन ही तो है। तो देखिए अब इसमें देखो एक्सेलरेशन इधर है तो ऑब्वियसली बात है टेंशन इधर लगेगी, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, तो ये इधर क्या लगेगा ब्लॉकिंग, यहाँ पे देखो रफ सरफेस है तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका इधर लगेगा, इधर क्या लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। इस ब्लॉक की एपीडी बनाते हैं। इस ब्लॉक में बात करूं तो देखो ये नॉर्मल लगेगा और नॉर्मल से अपोजिट क्या लगेगा mg cos बीटा। देखो इसको देख लो, ये एक ही बात है ना, नॉर्मल से अपोजिट क्या लगेगा mg cos बीटा, और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा आपके पास mg sin बीटा, क्या लगेगा mg sin बीटा फोर्स लगेगा, क्या लगेगा mg sin बीटा। इतनी एपीडी क्लियर हुई। नेक्स्ट एपीडी में आइए, देखो आपने ये इधर देखो, ये इंक्लाइंड प्लेन ही बनी हुई है ना आपके पास, इधर देखो एक बार, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन के काफी क्वेश्चन करे हैं आप लोगों ने। ये ब्लॉक मास m है, ठीक है, तो सीधा सीधा क्या कहते हो कि ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल ऐसे जा रहा है अपोजिट में, तो इस ये mg ऐसे लगता है इसमें, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन है ना, तो देखो डायरेक्ट नॉर्मल के साथ नहीं होगा, जैसे इंक्लाइंड जाएगी तो ये इसका नॉर्मल ऐसे आएगा ये इस डायरेक्शन में, तो वेट इधर हो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो आपके पास इसके ये एंगल थीटा बना आपके पास, तो ये कंपोनेंट बनता है mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट इधर बनता है mg sin थीटा। तो यहाँ पे आप कहते हो n बराबर mg cos थीटा कहते हो या नहीं कहते हो बताओ, ठीक है। तो देखो ये वही तो हो रहा है, यहाँ पे भी इंक्लाइंड प्लेन है, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा m2g, m2 मास है तो m2g sin बीटा, और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या बन जाएगा m2g cos बीटा। बोलो ये बात समझ आई। अरे ये mg इधर लगेगा, इसके दो कंपोनेंट बन गए, ये mg इधर लगेगा, इसके दो कंपोनेंट बन गए, एक कंपोनेंट बन गया इधर m2g cos बीटा, एक कंपोनेंट बन गया m2g sin बीटा। फिर हम इस m2g को हटा देते हैं, जैसे ही कंपोनेंट रिजोल्व होते हैं तो इसको हटा देते हैं, इसको मैंने हटा दिया। इतनी बात क्लियर हुई बताओ, ठीक है। अब आगे देखो, अभी बताओ हो गया क्लियर, बताइए एक बार, बोलो। ठीक है, अब इधर सेम देखो, जैसे एपीडी आपकी यहाँ बनेगी सिमिलरली यहाँ पे भी बनेगी, ठीक है। यहाँ पे भी देखो T टेंशन अवे फ्रॉम द फोर्स, ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट में क्या आएगा m1g cos अल्फा। अब की बार एंगल इधर क्या बना हुआ है इंक्लाइंड के साथ अल्फा बना हुआ है, और ये फोर्स इधर क्या लगेगा आपके पास m1g sin अल्फा, sin अल्फा। अब देखो इस केस में एक्सेलरेशन उधर है तो मोशन से अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो इस केस में इधर क्या लगेगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स, इधर क्या लगेगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू म्यू एन, इधर क्या लगेगा आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। क्लियर। अब इस ब्लॉक को देखो, इसको तुम सीधा भी रख सकते थे, देखो ऐसे भी रख सकते थे, जब आप क्वेश्चन को शॉर्ट में करेंगे तो ऐसे ही करेंगे ना बिल्कुल, कि इधर क्या लग रहा है आपका m2g sin बीटा, सीधा करके रख लो, इधर क्या लग रहा है m1g sin अल्फा, इस m1 ब्लॉक है और ये आपका m2 ब्लॉक है, ये भी है एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ये भी है एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ठीक है। ये इसका नॉर्मल, ये इधर फोर्स लगा m2g cos बीटा, ये इसका नॉर्मल और इधर फोर्स लगा आपका, ये इसका नॉर्मल और इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है आपका m1g cos अल्फा, ठीक है। और ये आपके पास टेंशन से बंधा हुआ है, तो इधर क्या लग रहा है इसमें फ्रिक्शनल फोर्स, इसमें फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा है और इसमें टेंशन भी इधर है, इसमें टेंशन क्या है इधर है। तो देखो सिंपल ही तो बन गया, जैसे आप सिंपल दो ब्लॉक बन गए, दोनों ब्लॉक्स की दो इक्वेशन बनेगी, वहां से सोल्व कर लेते हैं। तो आपको डायरेक्ट यहाँ ना समझ आए तो स्ट्रिंग को सीधा रख लो, ठीक है, और वहां से एपीडी देखो वही बन रही है ना, इधर फोर्स क्या लग रहा है m2g sin बीटा, ऊपर नॉर्मल, नीचे क्या लगा m2g cos बीटा, ठीक है। टेंशन देखो स्ट्रिंग से इधर बना हुआ है तो टेंशन T,
इसमें देखो m2g sin बीटा इधर है क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इधर है, तो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स आपके पास इस डायरेक्शन में लग जाएगा। सिमिलरली इस केस में क्या लगेगा, टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो एक्सेलरेशन इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स इसका भी इधर लग जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये नॉर्मल रिएक्शन और नीचे क्या लगेगा m1g cos अल्फा। क्लियर। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, अब सिंपल क्या लगा दो। आप लोग जब सोल्व करोगे तो शॉर्ट में ऐसे ही सोल्व कर लेना, मैं समझाने के लिए इतना बड़ा बना रही हूँ इसको, क्योंकि एक्चुअल में फिर तुम्हें ये फिगर क्लियर हो जाएगी ये हो क्या रहा है। ठीक है, अब मैं इसको आगे बस कुछ नहीं करना, एक्सेलरेशन निकाला बन गया क्वेश्चन। एक बार हटा दो यहाँ से मैं, अब आपके पास सीधा सीधा लगा दो एफबीडी। देखो m2 के लिए देखोगे तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है आपके पास। ठीक है, तो जिधर एक्सेलरेशन है उधर वाले फोर्स को क्या मानते हो, पॉजिटिव। जिधर एक्सेलरेशन उधर वाले फोर्स को क्या मानोगे, पॉजिटिव। यहाँ पे F की वैल्यू और लिख लो, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी, म्यू इंटू एन, और n कितना है यहाँ पे m2g cos अल्फा। m2g क्या है, cos बीटा, तो क्या लिखोगे म्यू m2g cos बीटा। तो F की वैल्यू कितनी है, m2g cos बीटा। यहाँ पे इस वाले m2 के लिए, m2 ब्लॉक के लिए देखो ये बना m2g sin बीटा फोर्स, और ये फोर्स लग रहा है इधर F, और F की वैल्यू क्या है म्यू m2g cos बीटा। अरे कैसे आया, F क्या होता है म्यू n, F क्या होता है म्यू n। नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन बराबर है m2g cos बीटा के। नॉर्मल रिएक्शन इक्वल है m2g cos बीटा के इक्वल है। क्लियर। तो यहाँ से मैंने इसको पुट कर दिया। एक क्या लग रहा है इधर, टेंशन, एक क्या लग रहा है आपका इधर, टेंशन। एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। बोलो ये बात अब यहाँ से समझ आ रहा है, एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F नेट बराबर m में क्या कहता है, जिधर एक्सेलरेशन उधर वाला फोर्स क्या ले लो, पॉजिटिव। जिधर एक्सेलरेशन उधर वाला फोर्स पॉजिटिव। एक्सेलरेशन इधर है तो यहाँ क्या लिखूंगी, देखो m2g sin बीटा, m2g sin बीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, म्यू m2g cos बीटा, म्यू m2g cos बीटा माइनस का t बराबर क्या हो जाएगा आपके पास m2a। यही कहता है ना F नेट बराबर m में, तो ये क्या हो गया m2a। थोड़ी जगह कम पर दिख रहा है, ये क्या लिखा मैंने m2a। क्लियर, इतना समझ आ गया सभी को। अब देखो नेक्स्ट की एफबीडी, इसकी एफबीडी बनाओ m1 की। तो m1 में देखो यहीं पे बना रही हूँ मैं, एक बार इधर बना के दिखाओ एक बार पहले। देखो थोड़ी जगह कम है, मेरे को पूरा फिगर हटाना पड़ेगा। यहाँ देखो एक बार, ये m1 लगा हुआ है। m1 पे देखो एक फोर्स इधर लग रहा है टेंशन, इधर क्या लग रहा है m1g sin अल्फा, m1g sin अल्फा, और इधर लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स म्यू n। म्यू n की वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी, m1g cos अल्फा। n की वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी, m1g cos अल्फा, m1g cos अल्फा। एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो जिधर एक्सेलरेशन है उधर वाला फोर्स पॉजिटिव, जिधर एक्सेलरेशन उधर वाला फोर्स पॉजिटिव। एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, टेंशन की डायरेक्शन में। तो क्या लिखेंगे, t माइनस m1g sin अल्फा प्लस ये सॉरी माइनस म्यू m1g cos अल्फा इज इक्वल टू, ये समझ आ गया क्या, इसके हो जाएगा m1a के। किसके बराबर हो जाएगा ये, m1a के। तो देखो दो इक्वेशन अब आपके पास, ये इतना लिखा जो मैंने वो सब क्लियर हो गया सबको। एक बार बताइए, तुम्हारा 4th क्लास का क्वेश्चन बन गया। दो इक्वेशन है, सोल्व कर दो उनको। ठीक है, अब देखो मैं एक बार फिगर को हटा दूं, फिगर को हटा रही हूँ मैं, एक बार यहाँ से नोट कर लो। एक बार नोट करना चाहते तो एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट जल्दी से। हो गया नोट, क्लियर, हटा दो। अब देखिए आगे, अब मैं इसको हटा रही हूँ फिगर को, सिर्फ मैं इक्वेशन को सोल्व कर रही हूँ। मैं यहाँ से ये सब हटा रही हूँ ताकि तुम्हें क्लियर इक्वेशन दिख जाए। अब आपके पास ये दो इक्वेशन बन गई यहाँ से, अब ये दिख रही होगी अच्छे से। ये दो इक्वेशन बन गई, ये किसके बराबर है यहाँ पे m2a के, और ये किसके बराबर है, थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ मैं, ये m1a के। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, क्वेश्चन सोल्व हो गया।
दिख रहा है ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे ऐड करेंगे तो। अरे ये माइनस का टी और ये प्लस का टी कैंसिल। अब यहाँ क्या बच रहा है, m2g साइन बीटा माइनस म्यू m2g कोस बीटा, ये माइनस m1g साइन अल्फा, और ये कैसा माइनस म्यू m1g कोस अल्फा। ये किसके इक्वल है, m1 प्लस m2 के। तो यहाँ लिख दूंगी मैं m1 प्लस m2 इंटू ए, ऐड करेंगे तो यही बनेगा ना। अरे m2a प्लस m1a, ए कॉमन ले लिया तो क्या बना m1 प्लस में m2। क्लियर। एक्सेलरेशन निकालना है, बस थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दो, एक्सेलरेशन हो गया, ये नीचे आ जाएगा इस डायरेक्शन में। तो क्या अरेंज कर लो, करना चाहते हो तो देखो, ये m2g यहाँ है, m2g यहाँ पे है, ठीक है। m2g कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या बना ये साइन बीटा माइनस म्यू कोस बीटा। सिमिलरली यहाँ से क्या ले लो माइनस m1g, इसमें भी है m1g, इसमें भी है, कॉमन ले लो, क्या बचा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा, क्योंकि माइनस माइनस था माइनस कॉमन ले लिया, बराबर हो गया m1 प्लस m2 इंटू ए के। तो एक्सेलरेशन निकालोगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा m2g, ये g सब में g कॉमन लेना तो चाहो तो g भी ले सकते हो, बाकी ऐसे छोड़ दो चाहिए, साइन बीटा माइनस म्यू कोस बीटा। अब वो क्वेश्चन में देख लेना उसने कैसे रीअरेंज कर रखा है, उसी के अकॉर्डिंग आप इक्वेशन को अरेंज कर देना। साइन अल्फा प्लस कोस बीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बताइए ये सबको क्लियर, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन का ब्लॉक ऑफ मास 15 किलोग्राम इज जस्ट रेस्टिंग ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन, जस्ट रेस्टिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर। ये फिगर आपको दे रखा है, ठीक है। द ब्लॉक इज टायर्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, एक ब्लॉक को जो है ना हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग से ऐसे बांधा गया है, ठीक है। ब्लॉक इज टायर्ड बाय द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, ठीक है। और टेंशन, इसके अंदर टेंशन दे रहा है कि इसमें टेंशन कितना लग रहा है 50 न्यूटन, टेंशन कितना लग रहा है आपका 50 न्यूटन, ठीक है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट। तो इस सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट के बीच में क्या निकालना आपको, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या करना है, फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आपको सीधा सीधा कि ब्लॉक ये म्यू निकालना है, तो पता है ये म्यू लग रहा है सरफेस के बीच में, यहाँ पे रफ सरफेस है, तो ये आपके पास देखो इधर क्या लगेगा आपका mg, तो एक कंपोनेंट बनेगा ये mg cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, और mg कितना आपका 150g, क्योंकि देखो ये ऊपर नॉर्मल और mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 इंटू जी, तो मतलब 150, mg की वैल्यू कितनी 150, तो यहाँ सीधा लिख दूं मैं 150, ठीक है। इधर एक फोर्स लगेगा आपके पास यहाँ से, ये वाला फोर्स क्या लगेगा वही है 150 साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग यहाँ से 150, इसको क्या लिख सकते हो cos 45 1/√2, तो 150/√2, 150/√2। इधर भी फोर्स क्या लग जाएगा ये 150/√2। अरे cos 45 क्या होता है 1/√2, तो ये क्या बन जाएगा 1/√2, ठीक है। तो आपके पास अभी देखो स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, स्ट्रिंग के काम पे देखो स्ट्रिंग में हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बनाएगी आपके पास थीटा, ये एंगल में कितना बनेगा, जब ये एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री, तो ये भी कितना बनेगा आपके पास 45 डिग्री, ठीक है। ये बनेगा t, ये एंगल आपके पास 45, ये एंगल 45 है, तो ये भी इंक्लाइन के साथ कितना बनेगा 45 डिग्री, जब ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, तो t टेंशन कितना रहेगा 50 न्यूटन, तो ये बन जाएगा आपका t cos 45 डिग्री, और t कितना है 50 cos 45 1/√2, ठीक है। इसी तरह ये एक फोर्स और लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, ये क्या लगेगा t sin 45 डिग्री, ठीक है। क्या लिख जाएगा mg की वैल्यू पता है कितनी है 150 है आपकी, 50 इंटू 10 कितनी हो जाएगी 150, तो ये बनेगा t sin 45 डिग्री, t कितना है 50 sin 45 की 1/√2, ठीक है। तो ये इसका एबीडी बन जाएगा। ब्लॉक क्या कर रहा है, ब्लॉक था 15 किलोग्राम का, एक स्ट्रिंग से बांधा हुआ था, इसके अंदर क्या पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सिंपल था, एबीडी बना लो सबसे पहले। एबीडी कैसे बना, एक mg इधर लगा इसके काम, तो एक कंपोनेंट ये बन गया mg cos 45 डिग्री, mg कितना है 150 cos 45 क्या बन गया 150/√2,
एक इधर बन जाएगा 150 sin 45 डिग्री, तो 150/√2। ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर क्या लग रहा है आपका, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो ये स्ट्रिंग भी इंक्लाइन के साथ एंगल 45, ये एंगल 45 है, तो ये भी कितना बनेगा इंक्लाइन के साथ 45 डिग्री, तो ये 45 अल्टरनेट ये भी कितना होगा 45। तो देखो ये टेंशन टी इधर लग रही है, ये आपके पास देखो ये ऐसे टेंशन टी लग रहा है, इसके दो कंपोनेंट बन गया, एक कंपोनेंट इधर बना टी cos 45 डिग्री, एक कंपोनेंट नीचे बन जाएगा टी sin 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको इसकी वैल्यू निकालनी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। क्वेश्चन लिख लिया सभी ने, एक बार क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं ऊपर से क्वेश्चन को हटा देती हूँ। क्वेश्चन नोट कर लिया, जल्दी नोट कर लो, 1 2 3 जल्दी नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट हो गया। ठीक है, आगे देखिए एक बार, मैं यहाँ से हटा रही हूँ, ये ऑप्शन लिख लिया ना सभी ने, तो जो भी आएगी ऑप्शन की वैल्यू आप देख लेना अपना। अब मैं यहाँ से इसको हटा रही हूँ, देखिए आपके पास क्या बना बच्चे, यहाँ पे देखो ब्लॉक के ऊपर नो, देखो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है आपके पास, ये है आपका ब्लॉक। ठीक है, इस ब्लॉक के ऊपर क्या लग रहा है, इधर नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर क्या लग रहा है आपका नॉर्मल रिएक्शन। नीचे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स तो ये लग रहा 150/√2। ठीक है, एक फोर्स ये लग रहा, देखो नीचे ही लग रहा है, ये लग रहा है आपका 50/√2। ठीक है, नॉर्मल में ही लग रहा। अब हॉरिजॉन्टल में देखो, इधर एक फोर्स क्या लग रहा है आपका, ये इधर 50/√2, एक फोर्स इधर क्या लग रहा है, ये 50/√2, और एक फोर्स इधर से ये कौन सा लग रहा है आपका 150/√2। एक फोर्स क्या लग रहा है आपके पास यहाँ पे, ये 150/√2। अब बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की। देखो ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा है नीचे की डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इसकी डायरेक्शन में, तो इधर एक और फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शनल फोर्स। क्या लग रहा है आपके पास, एक इस डायरेक्शन में ये फ्रिक्शनल फोर्स। देखो ब्लॉक ऑब्वियसली बात है कैसे इंक्लाइंड में, तो ब्लॉक ऐसे नीचे जा रहा है, ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक क्या लग रहा है इस सरफेस के साथ, यहाँ पे ये एक फ्रिक्शनल फोर्स। समझ आया, तो आप देखो एन नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू निकालो, एन नॉर्मल रिएक्शन क्या बन जाएगा 150/√2 प्लस 50/√2, तो क्या बन गया ये नॉर्मल रिएक्शन 200/√2। नॉर्मल रिएक्शन कितना बन गया आपके पास 150 प्लस में 50 कितना बन गया 200/√2 बन गया आपके पास। क्लियर हो गया। अब ये लगाइए इसके अकॉर्डिंग, देखो ये फोर्स लग रहा 150, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाइए, ये वर्टिकल के लिए लिखा, हॉरिजॉन्टल देखिए क्या लग रहा है आपके पास यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू इंटू एन, एफ की वैल्यू क्या बन जाएगी म्यू इंटू एन, तो क्या बन रहा है 50/√2 प्लस म्यू एन बराबर हो जाएगा 150/√2 के। ठीक है, तो म्यू बाई एन, म्यू एन क्या बन गया 150/√2 माइनस 50/√2, कितना बना बेटा ये 100/√2, 100/√2। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन कितना है 200/√2, नॉर्मल रिएक्शन कितना आया 200/√2, √2 से √2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू कितनी बन जाएगी 1/2 मतलब 0.5, तो म्यू कितना आ जाएगा आपका 0.5। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते थे कोएफिशिएंट, तो क्वेश्चन देखने में तो ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा सा है, पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑब्वियसली बात दिख रहा था, इसके दो कंपोनेंट बन गए, mg के या स्ट्रिंग के भी दो कंपोनेंट, सारे फोर्स निकाल लो। हॉरिजॉन्टल इस ऊपर वाले इंक्लाइंड प्लेन में जो फोर्स लग रहे थे वो दिखा दी मैंने एक साइड में, वर्टिकल में जो भी फोर्स लग रहे थे वो दिखा दो, हॉरिजॉन्टल में जो फोर्स लग रहे थे सारे एक डायरेक्शन में, वर्टिकल में एक डायरेक्शन में। तो नॉर्मल रिएक्शन देखो n बराबर 150/√2 50 तो 200/√2 बन गया। अब यहाँ देखो ये दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में है आपके पास, ठीक है, बॉडी रेस्ट में, एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पे, तो क्या सिर्फ उसने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही पूछा है वैसे भी आपसे, तो क्या बनेगा 50/√2 प्लस एफ, एफ की वैल्यू म्यू एन होती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में बराबर 150/√2, तो म्यू एन की वैल्यू यहाँ से इसको सोल्व कर लो, उस डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास √2 से √2 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 1/2, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 0.5। यही आपका ऑप्शन था, देख लेना कौन सा ऑप्शन था आपका, शायद लास्ट ऑप्शन था। ठीक है, तो आपका लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ आया बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन आपका, जल्दी नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट करिए बच्चे, दिस क्वेश्चन कमिंग इन नीट, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये, नोट कर ली जल्दी से, जल्दी नोट करो 1 2 3 जल्दी नोट करो, नोट कर लिया। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ m1, मिनिमम वैल्यू ऑफ m1 फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम किस में रहे आपका इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट में, मतलब कोई एक्सेलरेशन
नहीं है। एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे आपका 0। तो देखो ये एक m2 मास है, इसके कारण इधर क्या लगेगा m2g, ऊपर क्या लगेगा टेंशन, ऊपर क्या लगेगा टेंशन। यहाँ देखो यहाँ ऊपर क्या लगेगा टेंशन, तो आपके पास यहाँ पे देखो क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, ऊपर क्या लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, इधर क्या लगेगा m1g, इधर क्या लगेगा आपके पास नॉर्मल रिएक्शन, इधर क्या लगेगा m1g। इसके कारण फ्रिक्शन किधर लगेगा इस डायरेक्शन में, टेंशन इधर रख रहा है, टेंशन के कारण या तो फिर वो आगे भाग जाता, फ्रिक्शन था तभी तो वो रेस्ट में है ना, ठीक है। तो इसके इस अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है आपका ये फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा म्यू इनटू एन, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू इनटू एन, ठीक है। यहाँ पे देखो टी, इससे देखो टी बराबर आ गया m2g के, टी किसके बराबर, को छोटा सा क्वेश्चन है, टी बराबर आ गया m2g के। तो देखो यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है कि आपके पास t माइनस म्यू एन बराबर 0, तो t बराबर क्या आ गया म्यू इंटू एन के, t की वैल्यू कितनी है m2g, क्योंकि t तो टेंशन है बराबर रहेगा, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम, t की वैल्यू क्या है आपके पास m2g, t की वैल्यू यहाँ से क्या थी आपके पास m2g बराबर म्यू, n निकालो नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ से देखो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा m1g के, किसके बराबर हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, n की वैल्यू कितनी है m1g, यहाँ देखो नॉर्मल रिएक्शन m की वैल्यू m1g इंटू m1g, g से g कैंसिल, तो आपके पास क्या बन गया m2 इज इक्वल टू म्यू इंटू m1, क्या पूछा m1 पूछा है, तो m1 क्या आ जाएगा m2 बाई म्यू, तो इतना m1 की इतनी वैल्यू होगी तो सिस्टम किस में रहेगा आपका इक्विलिब्रियम। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, मैं एक लाइन में कर दूंगी इस क्वेश्चन को। देखो मुझे पता है यहाँ पता लग गया t बराबर m2g, देखो एक लाइन में m2g बन गया, बोलो बन गया नहीं बन गया, तो सीधा सीधा लगा दो कि आपके पास m2g बराबर म्यू एन, एन की वैल्यू क्या है m1g, एन की वैल्यू क्या है m1g सीधी सीधी दिख रही है, तो देखो ये इससे मर गया तो क्या बन गया m1 क्या आ गया m2 बाई म्यू। ये तो समझाने के लिए इतने स्टेप हो गए, एक इस लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है। फिर से बताऊं, देखो m2g लगा, t बराबर m2g आ गया, तो यहाँ पे भी t की वैल्यू क्या रहेगी m2g, तो t बराबर है t माइनस f बराबर 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं, सिस्टम किस में इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब एक्सेलरेशन क्या है 0, तो इसको रख दो t की वैल्यू क्या है m2g, ये इससे कैंसिल, तो ये आ गया। एक लाइन में करते हो तो देखो सीधा सीधा m2g बराबर म्यू माइनस m1g, क्योंकि आपको पता है म्यू एन की वैल्यू क्या है m1g, तो एक लाइन में भी आ जाएगा क्वेश्चन, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन बहुत शॉर्ट ट्रिक में है, बस आपको समझाने के लिए मैं स्टेप्स को खोल देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए मैं कहाँ क्या कर रही हूँ। क्लियर हो गया, जल्दी नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को बच्चे, जल्दी से नोट कर लिया, 1 2 3 नोट कर लिया। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका अच्छा क्वेश्चन है, बस एक लाइन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आया हुआ है आपके कंपटीशन एग्जाम में। क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 किलोग्राम, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, ये 10 किलोग्राम है, ठीक है। इज केप्ट ऑन ए रफ टेबल एज सीन फ्रॉम अबव सरफेस, ठीक है। 10 किलोग्राम इज केप्ट ऑन रफ टेबल एज सीन, रफ टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ये आपके पास किस पे रखा हुआ है, रफ टेबल के ऊपर, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कह रहा है आपसे फोर्स आर अप्लाइड अबव, फोर्स आर अप्लाइड ऑन इट एज शोन इन फिगर, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालने तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, तो ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं 37 डिग्री दिस 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 जो भी है, ठीक है। तो आपको बताना है, तो देखो सबसे पहले हम थीटा निकाल, यहाँ से देखो ये 20 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है सरफेस से, 50 न्यूटन इधर लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कहीं इधर इस डायरेक्शन में होगा, बोलो होगा या नहीं होगा, इतनी बात समझ आई। तो ये एक रेक्टेंगल बन गई, ये 15 न्यूटन है, तो ये भी कितना होगा 15 न्यूटन, तो ये एंगल थीटा निकाल लूं मैं एक बार, तो tan थीटा कितना हो जाएगा 15/20, और यहाँ से देखो tan थीटा 15/20, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, tan थीटा 3/4 किस में होता है, देखो 37 डिग्री क्या बनता है 3 4 और 5, 37 डिग्री कितना बनता है 3 4 और 5, तो थीटा की वैल्यू कितनी 3/tan थीटा 3/4, मतलब थीटा कितना हो गया 37 डिग्री, तो ये थीटा कितना हो गया 37 डिग्री। तो देखो इनका रिजल्टेंट फोर्स इधर लग रहा है, ये 20 न्यूटन और 15 न्यूटन सरफेस पे फोर्स लगाया, इनका रिजल्टेंट फोर्स इधर है, मतलब आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में कहीं होगा, रिजल्टेंट फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा आपके पास फ्रिक्शनल फोर्स, अरे अप्लाइड से अपोजिट लगेगा ना, तो इस फोर्स से क्या लगेगा फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये एंगल कितना बन रहा है आपके पास, भाई मैंने ये रहा, ठीक है। तो आपके पास ये
180, तो 180 माइनस 37, 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री कितना बना 143 डिग्री। तो ये एंगल कितना बनेगा 143 डिग्री। आई बात समझ में नहीं आई? देखो यहाँ से ऑप्शन चेक कर लो, ये पूरा बनाओ, देखो ये पूरा यहाँ इधर से बना के दिखा रहे, देखो डॉटेड से, ये पूरा 180 डिग्री बनेगा। ठीक हो, तो ये 180 में से ये घटा दो तो सिर्फ मुझे ये इतना एंगल चाहिए, ये वाला, तो ये एंगल कितना आ गया 143 डिग्री। तो 143 दो ऑप्शन में है, तो 143 कितना बनेगा 20 न्यूटन के साथ। किसके साथ बन रहा है ये 20 न्यूटन। अगर इधर बनाओगे तो ये कितना बनेगा, देखो ये बहुत ज्यादा बनेगा, ये एंगल पता नहीं कितना है अब आपके पास, ये एंगल 53 बनेगा। अरे जब ये 37 है तो ये 90 डिग्री है, तो कितना बना 53, और ये बना आपके पास फिर 90, फिर इसको निकालना पड़ेगा, तो ये 53 है। तो ऑब्वियसली बात है अगर मैं 180 में से 53 भी घटाऊंगी तब भी ये 180 में से अगर मैं 53 घटाऊंगी तो ऑप्शन में है ही नहीं, क्या बनेगा 10 में से 3 गए 7, और ये बना आपके पास 7 में 5 2 127 ऑप्शन में ही नहीं है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास ये एंगल नहीं बनेगा यहाँ से इतना, क्लियर। तो आपके पास 143 डिग्री बनेगा विद 20 न्यूटन, 143 डिग्री बनेगा विद द 20 न्यूटन के साथ। किसके साथ बनेगा 20 न्यूटन। अगर वो आपसे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू पूछे तो वो क्या बन जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स की। अब उसने वैल्यू नहीं पूछी वैसे तो हमें सिर्फ क्या पूछा डायरेक्शन, सिर्फ क्या पूछा है डायरेक्शन। अगर वो वैल्यू भी पूछता है तो क्या बनेगा FL इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो FL म्यू कितना दे रखा, तो 0.4 कितना दे रखा 0.4, एन की वैल्यू mg, m कितना 10 इंटू जी की वैल्यू भी 10, तो एक 10 से एक 10 4/10 इंटू 100, एक 10 से एक 10 क्या, तो 40 न्यूटन। अगर वैल्यू पूछे फ्रिक्शनल फोर्स की तो वो कितनी आ जाएगी 40 न्यूटन, वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 न्यूटन, जो कि उसने पूछा नहीं हमसे। ठीक है, अगर वो वैल्यू पूछता है तो 40 न्यूटन वैल्यू आ जाएगी। उसने सिर्फ डायरेक्शन पूछी थी अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शन, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन में ये दो फोर्स लग रहे थे इस सरफेस के ऊपर, ये एक ब्लॉक है, ये ऐसे सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ये एक ब्लॉक, इसके ऊपर एक ब्लॉक और रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ब्लॉक मान लो, इसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कहीं इस डायरेक्शन में हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये रिजल्टेंट फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स के लिए देखो मैंने ये एंगल निकाला, ये 20 था, ये 15 था, तो 15/20 ये एंगल कितना आ गया 37 डिग्री, कितना आ गया 37 डिग्री। तो ये 37 है पूरा 180 में 37 कितना बना 143, और 143 ये एंगल कितना 29, तो 20 न्यूटन के साथ कितना बना रहा है 143 डिग्री। अगर वो मैग्नीट्यूड पूछे तो म्यू इंटू एन, म्यू कितना दे रखा है उसे 0.4, पुट कर दो सोल्व कर दो। ठीक है, तो इस तरह से क्या आ जाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना, ये कुछ क्वेश्चंस थे मैंने IIT नीट में आपके डिस्कस करे। अगले वीडियो लेक्चर में और भी इसके अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ब्लॉक प्रॉब्लम्स और आगे डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।